किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी तमाशा। 2-3 रोज से तैयारे स्याह उकाबों की तरह पर फुलाए खामोश फिजा में मंडला रहे थे, जैसे वो किसी शिकार की जुस्तजू में हों। सुर्ख आंधियां वक्तन फवक्तन किसी आने वाली खूनी हादसे का पैगाम ला रही थीं। सुनसान बाजारों में मुसल्लह पुलिस की गश्त एक अजीब हैबतनाक समा पेश कर रही थी। वो बाजार जो सुबह से कुछ अरसा पहले लोगों के हुजूम से पुर हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक पुरअसरार खामोशी मुसल्लत थी। भयानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोशी ओ पुरसुकून फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो बताया नहीं। वो तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी न दिखाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। वो इत्तला देनी भूल गए होंगे। आपके दफ्तर में भी छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो अच्छा हुआ, आज मैं आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातें हो रही थीं कि 3 तैयारे चीखते हुए उनके सर पर से गुजर गए। खालिद उनको देखकर बहुत खौफजदा हुआ। वो 3-4 रोज से इन तैयारों को बगौर देख रहा था, मगर किसी नतीजे पर न पहुंच सका था। वो हैरान था कि ये जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। वो उनकी रोज़ाना नकल ओ हरकत से तंग आकर बोला, अब्बा, मुझे इन जहाज़ों से सख्त खौफ मालूम हो रहा है। आप इनके चलाने वालों से कह दें कि वो हमारे घर पर से यूं गुजरा न करें। खौफ? कहीं पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा, ये जहाज़ बहुत खौफनाक हैं। आप नहीं जानते, ये किसी न किसी रोज़ हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रहे थे कि इन जहाज़ वालों के पास बहुत से गोले हैं। अगर उन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने पिछली ईद पर मुझे दी थी। खालिद का बाप अपने लड़के की गैर मामूली जसारत पर हंसा। मामा तो पागल है। मैं उससे दरियाफ्त करूंगा कि वो घर में ऐसी बातें क्यों किया करती है। इत्मीनान रखो, वो ऐसी बात हरगिज नहीं करेंगे। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाना लगाने की मशक करने लगा, ताकि उस रोज़ जब हवाई जहाज वाले गोले फेंकें तो उसका निशाना खता न जाए और वो पूरी तरह इंतकाम ले सके। काश इंतकाम का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में तकसीम हो जाए। उसी अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा अपने इंतकाम लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का बाप अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत कर रहा था कि वो आइंदा घर में इस किस्म की कोई बात न करे जिससे खालिद को दहशत हो। मामा और बीवी को इसी किस्म की मजीद हिदायत देकर वो अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि खादिम एक दहशतनाक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं और ये तवक्को की जाती है कि कोई न कोई वाक़या जरूर पेश आकर रहेगा। खालिद का बाप ये खबर सुनकर खौफजदा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि फ़िज़ा में गैर मामूली सुकून, तैयारों की परवाज़, बाज़ारों में मुसल्लह पुलिस की गश्त, लोगों के चेहरे पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों की आमद किसी खौफनाक हादसा का पेश खेमा थी। वो हादसा किस नैयात का होगा, ये खालिद के बाप की तरह किसी को भी मालूम न था, मगर फिर भी सारा शहर किसी नामालूम खौफ में लिपटा हुआ था। बाहर जाने के ख्याल को मुलतवी करके खालिद का बाप अभी कपड़े तब्दील करने भी न पाया था कि तैयारों का शोर बुलंद हुआ। वो सहम गया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे सैकड़ों इंसान हम आहंग आवाज़ में दर्द की शिद्दत से कराह रहे हैं।
खालिद तैयारों का शोरो गुल सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वो जिस वक्त गोला फेंकने लगें तो वो अपनी हवाई बंदूक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दें। उस वक्त 6 साल के बच्चे के चेहरे पर आहनी इरादा और इस्तिकलाल के आसार नुमाया थे, जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे एक जरी सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि वो आज उस चीज को जो उसे अरसे से खौफजदा कर रही थी मिटाने पर तुला हुआ है। खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज गिरी जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के मुशाबेह थी। गिरते ही टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिद के मकान की बालाई छत पर भी गिरे। खालिद भागा हुआ ऊपर गया और कागज उठा लाया। अब्बा जी, मामूद सचमुच झूठ मूठ बक रही थी। जहाज वालों ने तो गोलों के बजाय ये कागज फेंके हैं। खालिद के बाप ने वो कागज लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे अया तौर पर नजर आने लगी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी जलसा करने की इजाज़त नहीं देता और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो नताइज की जिम्मेदार खुद रियाया होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान और परेशान देखकर खालिद ने घबराते हुए कहा, इस कागज़ में तो ये नहीं लिखा कि वो हमारे घर पर गोले फेंकेंगे। खालिद, इस वक्त तुम जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इस पर लिखा क्या है? लिखा है कि आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को मज़ीद तूल देने के खौफ से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा होगा, फिर तो हम भी चलेंगे ना। क्या कहा? क्या उस तमाशे में आप मुझे न ले चलेंगे? ले चलेंगे। अब जाओ, जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलती नहीं। मेरा हम जमाअत तुफैल भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के वक्त तमाशा देखने तो ज़रूर चलेंगे ना। किसी जवाब का इंतज़ार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और मुख्तलिफ कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की नशिस्त गाह में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। खिड़की के करीब बैठकर वो बाजार की तरफ झांकने लगा। क्या देखता है कि बाजार में दुकानें तो बंद हैं, मगर आमद और रफ्त जारी है। लोग जलसे में शरीक होने के लिए जा रहे थे। वो सख्त हैरान था कि 2-3 रोज से दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसला के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुतेरा जोर दिया, मगर कोई नतीजा बरामद न कर सका। बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने ये सोचा कि लोगों ने इस तमाशा को देखने की खातिर जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे, दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि वो कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद है। इस ख्याल ने खालिद को सख्त बेचैन कर दिया और वो उस वक्त का निहायत बेकरारी से इंतज़ार करने लगा जब उसका अब्बा उसे तमाशा दिखलाने को ले चले। वक्त गुजरता गया। वो खूनी घड़ी करीब तर आती गई। सहपहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और वालिदा सहन में खामोश बैठे एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से तक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थीं। तड़ 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 तड़। ये आवाज़ सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया। जबान से बमुश्किल इस कदर कह सका, गोली। खालिद की माँ फरते खौफ से एक लफ्ज़ भी मुंह से न निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे खुद उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद उस आवाज़ को सुनते ही अपने वालिद की उंगली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी, चलो चलें, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छुपाते हुए कहा, वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया, तभी तो इतने पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो। खुदा के लिए अब जाओ, मामा के पास जाकर खेलो। खालिद ये सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ गया।
मगर वहाँ मामा को न पाकर अपने वालिद की नशिस्तगाह में चला गया और खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार आमदोरफ्त बंद हो जाने की वजह से साए साए कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। चंद लम्हात के बाद उन चीखों में इंसान की दर्दनाक आवाज़ भी शामिल हो गई। खालिद किसी को कराहते हुए सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वो इस आवाज़ की जुस्तजू के लिए कोशिश कर ही रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के घर के ऐन मुकाबिल वो लड़का लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर एक जख्म था जिससे फव्वारों खून निकल रहा था। ये समा देखकर खालिद बहुत खौफजदा हुआ। भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर पड़ा है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है। ये सुनते ही खालिद का बाप खिड़की की तरफ गया और देखा कि वाकई एक नौजवान लड़का बाजार में औंधे मुंह पड़ा है। बादशाह के खौफ से उसे ज़रूरत न हुई कि उस लड़के को सड़क पर से उठाकर सामने वाली दुकान के पटरे पर लेटा दे। बेसाज ओ बर्ग अफराद को उठाने के लिए हुकूमत के अरबाब ए हलो अक्द ने आहनी गाड़ियां मुहैया कर रखी हैं, मगर इस मासूम बच्चे की नाश जो उन्हीं की तेगे सितम का शिकार थी, वो नन्हा पौधा जो उन्हीं के हाथों मसला गया था, वो कोंपल जो खिलने से पहले उन्हीं की अता करदा बादे सुमूम में झुलस गई थी, किसी के दिल की राहत जो उन्हीं के ज़ोरो इस्तिबदाद से छीन ली थी, अब उन्हीं की तैयार करदा सड़क पर। मौत भयानक है, मगर जुल्म इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक और भयानक है। अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है। खालिद का बाप इस बात में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। जब खालिद अकेला कमरे में रह गया तो सोचने लगा कि इस लड़के को इतने बड़े जख्म से कितनी तकलीफ हुई होगी, जबकि एक दफ़ा उसे कलम तराश की नोक चुभने से तमाम रात नींद ना आई थी और उसका बाप और माँ तमाम रात उसके सिरहाने बैठे रहे थे। इस ख्याल के आते ही उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वो जख्म खुद उसकी पिंडली में है और उसमें शिद्दत का दर्द है। यकलख्त वो रोने लग गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी वालिदा दौड़ी आई और उसे गोद में लेकर पूछने लगी, मेरे बच्चे, रो क्यों रहे हो? अम्मी, उस लड़के को किसी ने मारा है। शरारत की होगी उसने। खालिद की वालिदा अपने खाविंद की जवानी जख्मी लड़के की दास्तां सुन चुकी थी, मगर स्कूल में तो शरारत करने पर छड़ी से सजा देते हैं, लहू तो नहीं निकालते। खालिद ने रोते हुए अपनी वालिदा से कहा, छड़ी जोर से लग गई होगी। तो फिर क्या इस लड़के का वालिद स्कूल में जाकर उस उस्ताद पर खफा न होगा जिसने इस लड़के को इस कदर मारा है? एक रोज़ जब मास्टर साहब ने मेरे कान खींचकर सुर्ख कर दिए थे तो अब्बा जी ने हेड मास्टर के पास जाकर शिकायत की थी ना। इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है। अल्लाह मियाँ से भी बड़ा नहीं, उनसे छोटा है। तो फिर वो अल्लाह मियाँ के पास शिकायत करेगा। खालिद, अब देर हो गई है, चलो सोएं। अल्लाह मियाँ, मैं दुआ करता हूँ कि तू उस मास्टर को जिसने इस लड़के को पीटा है अच्छी तरह सजा दे और इस छड़ी से को छीन ले जिसके इस्तेमाल से खून निकल आता है। मैंने पहाड़े याद नहीं किए, इसलिए मुझे डर है कि कहीं वही छड़ी मेरे उस्ताद के हाथ ना आ जाए। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो फिर मैं भी तुमसे नहीं बोलूँगा। सोते वक्त खालिद दिल में दुआ मांग रहा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी तमाशा, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब कहानी आए तो सबसे पहले आप ही सुनने को तैयार हो जाएं। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।